हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम अपने आसपास की चीज़ों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, इसके साथ ही ये हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने तरह के न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या न्यूक्लियस होता है ना, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। डीएनए replicates and form new cells causing variations, so these new cells will be similar but may not be identical to the original cell। डीएनए रिप्लेट करता है खुद को, अपनी कॉपी बनाता है वो, जिसकी वजह से जो नई सेल बनती हैं उनमें वेरिएशन आता है और जो नई सेल हैं वो पुरानी सेल्स की तरह सिमिलर तो होती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में रहता है, एक धागे की तरह दिखता है हमको। इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह के प्रोटीन तैयार करना है, क्या बनाना है। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर एवोल्यूशन। जो वेरिएशन हुआ ना डीएनए की कॉपी होते समय, वो काफ़ी यूजफुल होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है किसी भी इंडिविजुअल या स्पीसीज के सर्वाइवल में। और दूसरा सबसे अधिक फ़ायदा होता है इसका इवोल्यूशन में। वेरिएशन आते जाएंगे और फिर इतने ज़्यादा वेरिएशन आ जाएं कि एक नई स्पीसीज बन जाए, तो वो कहलाता है इवोल्यूशन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होते हैं, जिनकी वजह से जो नया इंडिविजुअल है वो पेरेंट की तरह आइडेंटिकल दिखता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से वो सिमिलर दिखते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्सट्रीमली यूजफुल है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन के लिए यूजफुल है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको लोअर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हायर ऑर्गेनिज्म द्वारा अडॉप्ट किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज फिशन। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल होगी, वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी सिंपली, तो इसको क्या बोलेंगे, फिशन। ये दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक डॉटर सेल होगी उससे एक पेरेंट सेल होगी उससे दो डॉटर सेल बनेंगी, जबकि मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाएंगी। इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, जबकि मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में होता है।
यहाँ फिगर में देख सकते हो किस तरह से एक पेरेंट अमीबा है, उसके बाद 2 डॉटर अमीबा बन गए। और यहाँ प्लाज्मोडियम है, उसके अंदर पहले डिवीजन होता रहा बहुत सारे अंदर सेल्स बन गए। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसने जो अपनी आउटर लेयर थी ना उसको ब्रेक कर दिया और बहुत सारी डॉटर सेल रिलीज हो गई। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और जो बाइनरी फिशन है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। इनके आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में। इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे ये स्पायरोगायरा है तो किसी भी वजह से बीच में से ब्रेक हो जाए, उसके बाद जो 2 पार्ट्स बनेंगे इसके वो दोनों अलग अलग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेम इसी तरह का एक और होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था कि जितना भी उसका वो कट के अलग अलग हुआ तो दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन गए, लेकिन इसमें रीजनरेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, उसके बाद इसका जो लॉस्ट होगा हिस्सा है, जो पार्ट लॉस्ट हो गया है वो डेवलप होगा दोबारा से, वो रीजनरेट होगा और उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ऐसा फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं था कि लॉस हो गया पहले वो डेवलप होगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे जितना पार्ट पहले से जो बचा हुआ है वो पहले डेवलप होगा, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो रीजनरेशन किस में होता है? प्लेन एरिया में। जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, रीजनरेशन इन प्लेन एरिया, मल्टीपल फिशन किस में? प्लाज्मोडियम में, बाइनरी फिशन अमीबा में। फोर्थ इज बर्डिंग। तो ये भी आपको बर्डिंग के एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। बर्डिंग किस किस में होती है? ईस्ट में और हाइड्रा में। यहाँ हाइड्रा का देखते हैं, ऐसे ये पेरेंट हाइड्रा था तो यहाँ एक छोटी सी बर्ड निकल रही है इसमें, फिर धीरे धीरे ये डेवलप होगी और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो अपने पेरेंट हाइड्रा से ये डिटैच हो जाएगी और बाहर एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं बर्डिंग। किस में हो रही है? हाइड्रा में। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स। तो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये थिक वॉल से कवर रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनकी जो थिक वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी और इस तरह से इनमें से स्पोर निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर वो जर्मिनेट होंगे यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, किस में हो रहा है? राइजोपस में। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम बिना रूट्स के ही उगा सकते हैं, जैसे उनकी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, जैसे रूट्स का यूज करके, स्टेम से, लीव से। तो जैसे डायलिस और स्वीट पोटैटो है उसका रूट को हम लगा सकते हैं दूसरी जगह, वहाँ नया प्लांट बन जाएगा। जैसे पोटैटो है या गेंगर है, आलू और अदरक, उनको स्टेम के थ्रू उगा लेते हैं। और ब्रायोफाइलम ये किसके थ्रू उगाता है? पत्ती से। यहाँ पत्ती से ही पौधा बन जाएगा, पत्ती को मिट्टी में डाल दो, वहाँ रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर इसमें आगे पूरा पौधा आ जाएगा। तो इस तरह से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें ही कुछ होता है आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, ये तो क्या सब थे? नेचुरल मेथड थे। आर्टिफिशियल मतलब हमें कुछ उसमें करना पड़ेगा कुछ तब वो डेवलप होगा। तो आर्टिफिशियल मेथड 3 तरह के होते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग किस में होता है? मैंगो में, कटिंग रोज में और लेयरिंग जैस्मिन में। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? 2 पार्ट लेते हैं, जिसको हमें ग्राफ्ट करना है उसका ऊपर का हिस्सा लेंगे, एक टहनी तोड़ेंगे उसकी, जिसको बोलते हैं सेक्शन, और नीचे वाले को स्टॉक। और नीचे वाला ये ध्यान रखना है इसमें मिट्टी में गड़ा रहेगा, ये मतलब यहाँ से इसको न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर वगैरह मिलेगा। फिर यहाँ पे इसको काट के इस तरह से अच्छे से बांध देंगे, तो इस तरह से फिर बाद में जाके ये अटैच हो जाएगा, यहाँ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। कटिंग सबसे सिंपल है, एक टहनी काटो पेड़ की और दूसरे गमले में या दूसरी जगह यहाँ मिट्टी है वहाँ पर लगा दो तो नया पौधा बन जाएगा। लेयरिंग थोड़ा अलग है, इसमें क्या करते हैं, किसी पेड़ की टहनी है या पौधे की टहनी, उसको इस तरह से झुकाएंगे कि उसका आधा हिस्सा बाहर निकला रहा है और आधा ज़मीन के अंदर आ जाए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रूट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ रूट्स लग जाएंगे तो हम यहाँ से इसे काट के फिर दूसरी जगह लगा देंगे। तो इस तरह से होती है लेयरिंग, किसमें? जैस्मिन में होती है। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट। इसमें हम टिश्यू लेते हैं प्लांट के, कहाँ से लेते हैं? ग्रोइंग टिप से। फिर उनको लैब में बहुत एक कल्चर उसमें केमिकल्स में रखा जाता है, फिर जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे मतलब टिश्यू से हम पूरे छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं।
फिर उनको यहाँ फील्ड है, मिट्टी वहाँ पे लगा देते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं बहुत सारे। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस। क्या बोलते हैं इसको? कैलस बोलते हैं। कल्चर मीडियम में रखते हैं तो वहाँ बहुत सारे न्यू प्लांट बनते हैं धीरे धीरे। कैलस इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम। पहले किस में रखेंगे? कल्चर मीडियम में रखेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे हार्मोन मीडियम में, विच कॉज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्चिड, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स फॉर्मेशन बहुत देर में होता है, काफ़ी समय लगता है और हमें उन प्लांट को जल्दी ग्रो करना है तो हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से जल्दी ग्रो कर सकते हैं उनको, क्योंकि इसमें हमें सीड्स के फॉर्मेशन होगा, उसका वेट नहीं करना पड़ता कि कब सीड्स बनेंगे, उसको बोएंगे। जो प्लांट है उनकी ग्रोइंग टिप से टिश्यू निकालो, उसको लैब में ले जाओ और नए प्लांट बना लो। इसके बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जिन प्लांट्स में जो सीड्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है हम उनको भी उगा सकते हैं, और जो नए प्लांट बनेंगे वो सिमिलर होंगे, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे पुराने प्लांट्स की तरह। और सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, उनके प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। पार्ट थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें सिंगल पेरेंट होता था, वही न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देता था। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। तो मेल मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोलते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल है, मेल से मेल स्पर्म निकला, फीमेल से ओवम निकला, उसके बाद दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बना, देन बेबी। तो इस तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम प्लांट में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। फ्लावर आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। जो फ्लावर होता है उसमें 4 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं, सीपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, जिसमें स्टेमन और पिस्टल इनके क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे एक ही फ्लावर में, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस, मस्टर्ड, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसका एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। ऐसे यहाँ पे डायग्राम इसमें देख सकते हैं। तो जो फीमेल फ्लावर है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पाया जा रहा है, और जो मेल फ्लावर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट ये पाए जा रहे हैं। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इसमें दोनों पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो पिस्टल है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के अंदर पाया जाता है एंथर और फिलामेंट, पिस्टल में पाया जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये दोनों तो होगा इनके क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी पार्ट हैं सीपल, पेटल। तो सीपल क्या, जो ग्रीन कलर्स की लीव्स होती हैं ना फ्लावर में नीचे वाली, उनको बोलते हैं सीपल, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। और जो पीटल्स है, जो कलरफुल लीफ होती हैं फ्लावर की, उनको पीटल बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं, जो आगे पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब पॉलिनेशन क्या होता है वो भी देखेंगे आगे चल के। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन दी एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। तो जब पोलन ग्रेन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंथर पे प्रोड्यूस होंगे। फ्लावर के जो एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन, फिर यहाँ से इनको जाना है स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पहुँचें।
तो अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं उसके पोलन ग्रेन तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन ले जाएगा इनको, अपने आप तो जाएंगे नहीं ये, तो ये जा सकते हैं एयर, वाटर और एनिमल्स के थ्रू। हो सकता है हवा के साथ उड़ के चले जाएं, या कुछ फ्लावर पानी में रहते हैं तो उनके पोलन ग्रेन पानी के साथ बह के दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएं या सेम फ्लावर पर। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मधुमक्खी, तितली वगैरह, वो आएगी यहाँ स्टिग्मा पे बैठी, कभी एंथर पे बैठेगी कभी कहीं, तो एंथर पे बैठी तो उसके जो पैर होते हैं उनसे पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, फिर जो उड़ के दूसरी जगह मान लो स्टिग्मा पे जाके बैठ गई तो फिर वहाँ पे जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे पहुँच जाएंगे। अब क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया, यहाँ पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच गया है। अब स्टिग्मा में क्या होगा, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन आ गए तो स्टाइल में क्या होगा, पोलन ट्यूब जनरेट होगी, इस तरह से पोलन ट्यूब जनरेट होगी और वो कहाँ पहुँचेगी, फिर ओवरी के अंदर। और ओवरी में पाए जाते हैं फीमेल जर्म सेल जिनको बोलते हैं ओव्यूल्स, उनके साथ फर्टिलाइजेशन होगा फिर, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फ्लावर में, ओवरी के अंदर, और फिर जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फ्लावर के जो बाकी पार्ट है ना वो गिर जाएंगे, और जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फ्रूट है वो पक जाएगा, नीचे गिरेगा, उसको लोग खा लेंगे या जानवर खाएंगे, और उसके जो सीड्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, फिर वो मिट्टी में पहुंचेंगे, फिर जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पे तो कुछ क्या क्या टर्म्स पढ़े, सबसे पहले पोलिनेशन क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फिर आप देख रहे हैं जर्मिनेशन क्या होगा। पोलिनेशन में क्या होता था, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में पहुँचे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जब सीड्स फॉर्मेशन हो गए, उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली, एयर मॉइस्चर वगैरह, मिट्टी में पहुँच गए, तो फिर वहाँ उनसे एक नया पौधा बनेगा, तो उसके उगने की प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीड्स है इस तरह का है, तो इसमें जो बाहर होते हैं इस तरह के फूड स्टोरेज होता है, इसको बोलते हैं कोटिलेडोन, और ऊपर वाला हिस्सा इसका जिससे आगे चल के टहनी और पत्ती बनेगी उसको बोलते हैं प्लूमल, फ्यूचर सूट, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रेडिकल जो आगे चल के रूट्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से पहले छोटा पौधा होगा, फिर आगे उसमें जर्मिनेशन होगा, फिर थोड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ निकलेंगी, फिर वो बड़ा बन जाएगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हमने रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ लिया है, अब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होता है। ह्यूमन यूजेस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन द बॉडी, दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो ऐसा समय जब ह्यूमन्स यानी मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करने के एबल हो जाएं और फीमेल ओवम प्रोड्यूस करने के एबल, तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, और इसको कहा जाता है प्यूबर्टी। चेंजेज एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज आते हैं, कुछ कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में, और कुछ अलग अलग होते हैं, मेल्स में अलग होंगे फीमेल्स में अलग होंगे। तो कॉमन चेंज क्या है, थिक हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, स्किन बिकम ऑयली, मे रिजल्ट इन पिंपल्स। तो ये कॉमन चेंज है किसमें, मेल और फीमेल में। इन गर्ल्स, अब ऐसे चेंजेस जो गर्ल्स में अकेले होंगे, ब्रेस्ट साइज बिकम टू इंक्रीज, गर्ल्स बिकम टू मेंस्ट्रुएट, ये दोनों किस में होता है, गर्ल्स में। और बॉयज में थिक हेयर ग्रो ऑन फेस, बॉयज बिकम टू क्रैक, इनकी जो बॉयज है वो क्रैक हो जाती है और इनके फेस पे दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है। These changes signal that sexual maturity has taken place. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, उनको सबको एक एक से अच्छे से पढ़ेंगे, सबके फंक्शन क्या हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस,
ये एक पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि एक मेल के अंदर कितने टेस्टिस होंगे, 2 टेस्टिस होंगे। एक कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटम में, जो बाहर एक पाउच लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है थैली की तरह, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेनियल कैविटी से बाहर होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म, इनका जो मेन फंक्शन है टेस्टिस का, स्पर्म फॉर्मेशन, उसके लिए इन्हें कुछ कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है मेन बॉडी के टेम्परेचर से, जिसकी वजह से एब्डोमेनियल कैविटी के बाहर होते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म आर प्रोड्यूस हेयर, तो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है टेस्टिस से। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो मेल सेक्स हार्मोन्स निकलेगा उसकी वजह से प्यूबर्टी में जो मेल के अंदर चेंजेस हैं वो आती हैं। सेकेंड है वॉस डिफरेंस, ये भी यहाँ से जो नली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, वो वॉस डिफरेंस के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, आगे जाते हैं। फिर यहाँ इसको बोल रहे हैं यहाँ तक वास्ट डिफरेंस, वो वास्ट डिफरेंस यहाँ कनेक्ट रहता है यूरेथ्रा से, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाते हैं। ये कॉमन पासेज है किसके, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अब कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो इसमें सेमिनल वेसल्स, ये दिख रहे हैं वो छोटे छोटे ग्लैंड, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसल, और नीचे ये बड़ा सा, इसको प्रोटेस्टेड ग्लैंड। और ये ब्लैडर है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, तो यहाँ से यूरिन आता है इस तरह से, वो भी यूरेथ्रा से निकलता है, और इधर से टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं, वास डिफरेंस से होते हुए वो भी यूरेथ्रा से बाहर निकलेंगे। तो जो सेमिनल वेसल्स है वो अपना सीक्रेशन करती है, किसका, फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो स्पर्म को न्यूरिशमेंट मतलब भोजन प्रोवाइड कराता है और उनको ट्रांसपोर्ट में मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो सके वो। स्पर्म एलोंग विथ सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फ्रॉम सीमेन, जो स्पर्म है और जो ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है कुछ सब्सटेंस, तो उसके साथ मिक्स होकर जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं सीमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया क्या क्या होता है, इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बेसिक पार्ट्स हैं वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। जैसे मेल में जो स्पर्म है टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी तरह से फीमेल में जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वहाँ कहाँ पर क्रिएट होंगे, ओवरी में। तो इनका मेन रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, जो यूनिट है वो क्या होती है, ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, दोनों तरफ यहाँ पे ओवरी पाई जाएगी, एक इधर एक इधर। ये 2 टेस्टिस पाए जा रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे 2 ओवरी पाई जा रही हैं। फीमेल जर्म सेल आई एग्स आर प्रोड्यूस हियर, यहाँ पे क्या होंगे, एग्स प्रोड्यूस होंगे। जो गर्ल चाइल्ड होती है वो बर्थ के समय से ही उसमें बहुत सारे हजारों इमेच्योर एग होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के समय वो फिर मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और हर महीने एक एक एग रिलीज होता है। जैसे एक महीने यहाँ से रिलीज हो गया, नेक्स्ट मंथ फिर इस वाली ओवरी से आएगा, फिर अगले मंथ इस वाली ओवरी से आएगा, इस तरह से अल्टरनेटिवली आते रहते हैं। नेक्स्ट ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, तो क्या होगा, ओवरी में एग प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है दोनों, यहाँ से इस तरह से आएंगे वो कहाँ, यूटेरस में। जो ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है उसको रिसीव करेगी फैलोपियन ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन भी यहीं होगा, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इधर से स्पर्म आएगा, इधर से स्पर्म आएंगे, और जब स्पर्म आते इस तरह से यहाँ पहुँचेंगे और फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो फिर वो इधर यूटेरस में आ जाएगा। यूटेरस क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। फिर यूटेरस वेजाइना में खुलता है सर्विक्स के थ्रू, तो यहाँ से बर्थ होता है चाइल्ड का। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, दो केस बनते हैं, या तो एग का फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरा नहीं होगा।
अगर एग को टाइम पे स्पर्म मिल गया तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर टाइम पे स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दोनों केस में देखते हैं क्या होता है। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जायगोट कहलाता है, और प्लांट कहाँ हो जाता है, यूटेरस के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मदर्स ब्लड से। किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा, ये स्पेशल टिश्यू है, इसकी हेल्प से उसको मदर ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है, और इसके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी इसी के थ्रू मदर ब्लड में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल सब किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, और ये लगभग कितने समय का होता है, 9 मंथ का। जो यहाँ नली टाइप की दिख रही है इस तरह से, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसी के मदर के ब्लड से जुड़ा रहता है यूटेरस में। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो यूटेरस है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, तो वो हर महीने प्रिपेयर करता है अपने आप को। यहाँ देख रहा है आपको ये इसमें, तो इधर हर महीने स्पंजी टाइप की एक थिक लेयर बन जाती है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो बेबी का डेवलपमेंट होगा यहीं होगा, तो उसको किसी तरह से कोई हार्म ना हो, उसको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये हर महीने प्रिपेयर करेगा यही सोच के कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक ब्लड की यहाँ लेयर बन जाएगी, थिक लेयर बन जाएगी जो काफ़ी स्पंजी होती है। और अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ये लेयर है ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब यूटेरस को। तो ये लेयर होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और इस लेयर के जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा पूरा। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये लगभग, क्योंकि हर महीने एग रिलीज हो रहा है और हर महीने होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या इसी को और पीरियड्स भी बोलते हैं। तो ये लगभग हर 28 डेज में होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आज का आखिरी पार्ट से अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, आई फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। मतलब हर तरह से वेलबींग हो, हर तरह से अच्छा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसकी कैसी है, अच्छी है, फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो उसके ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं, कुछ वायरस के थ्रू हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिजीज हैं गोनोरिया एंड साइफिल्स, और वायरल के थ्रू वार्स और HIV एड्स। HIV एड्स काफ़ी फेमस डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है। यूज ऑफ कंडम्स प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, और कंडम्स का यूज करके कुछ हद तक हम इन डिजीज़ को रोक सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है बस, मतलब स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज नहीं होने देगा, पहुंचने नहीं देगा वहाँ तक। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कुछ मेथड्स हैं इसके 4-5, वो भी एक एक से देखते हैं किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, मतलब फिजिकली बैरियर लगा दिया जाएगा दोनों के बीच में, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कंडम, कर्बियन कैप्स और डायफ्राम। सेकेंड इज केमिकल मेथड, इसमें क्या किया जाता है, ओरल पिल्स, टैबलेट वगैरह का यूज किया जाता है जो बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एग रिलीज ही नहीं होंगे। जब एग रिलीज ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। थर्ड इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और इसको जनरली कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कॉपर की होती है और इस तरह टी शेप में होती है। इसको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर यूटेरस में यहाँ प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, इधर से जो स्पर्म आएंगे ना यहाँ तक आ पाएंगे, इधर से जो एग्स आ रहे हैं वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो इधर नहीं आ पाएंगे अंदर, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा।
नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। इन मेल्स द वॉस डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं सर्जिकल मेथड। मेल्स में क्या किया जाता है, जो मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका एक पार्ट था वासेक्टोमी, वास डिफरेंस, उसको कट कर दिया जाता है। यहाँ पे कट कर दिया जाएगा और फिर यहाँ इन्हें टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वास डिफरेंस से होते हुए इस तरह से ये कहाँ आते थे, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आते थे। लेकिन यहाँ पे अब कट लग गया, इसकी वजह से यहीं तक पहुँच पाएंगे और आगे जाएंगे ही नहीं, यानी कि स्पर्म बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब स्पर्म ही नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। और इसी तरह से जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कट लगा दिया जाएगा एक और इसको बांध दिया जाएगा। तो ओवरी में जो एग प्रोड्यूस होंगे ना, तो वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो इससे तो पहले तो क्या करते थे, इसको पूरी तरह काट देते थे और फिर उधर टाइट कर देते थे। लेकिन मान लो आगे जाके कोई कपल्स चाहता है कि उसका चाइल्ड हो, मतलब मान लो उसके 2 चाइल्ड थे, किसी की डेथ हो गई या बीमार है, कोई दिक्कत है, तो आगे उनका फ्यूचर में प्लान बदल गया। तो इसकी वजह से अब क्या करते हैं, इनको काटने की बजाय यहाँ टाइट कर देते हैं बस इस तरह से, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में मतलब उसका प्लान बदला तो इसको वापस से खोला जा सकता है। फीमेल फोर्टिसाइड्स। The practice of killing a female child inside the womb is called female foeticide। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि अधिकतर नॉर्थ इंडिया है ना, जो उधर दहेज प्रथा बहुत फेमस है। यानी कि अगर लड़की की शादी करना है तो हमको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, 10-15 लाख रुपए देने पड़ते हैं लड़की वाले को, लड़के को। तो जिसकी वजह से फैमिली जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके घर पे ज़्यादा लड़कियां हों, और वो क्या करते हैं, जो फीमेल चाइल्ड है ना उसको गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक ये हो रहा है, अभी पूरी तरह से नहीं रुका है। तो हमको चाहिए कि पूरी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वजह से जो देश का सेक्स रेशियो है वो काफ़ी बिगड़ गया है। एक हेल्थी सोसाइटी के लिए बैलेंस सेक्स रेशियो होना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम पीपल को एजुकेट करके उनको इसके बारे में बता के कि फीमेल फोर्टिसाइड नहीं करना है, इस तरह से इसको हम अचीव कर सकते हैं। और सरकार ने सेक्स डिटर्मिनेशन, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर रोक भी लगा रखी है, यानी जन्म से पहले बच्चे का सेक्स नहीं बताया जाएगा क्या होगा। ये कई डॉक्टर वगैरह हैं तो जन्म से पहले ही बता दें कि लड़की होगी या लड़का होगा। तो अब डॉक्टरों को पूरी तरह से इस पर रोक है, और एक क्या है, अपराध के रूप में माना जाता है इसको। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर हाँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।